नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा का आज दूसरा दिन रहा। दोनों पालियों की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। दूसरे दिन का पूरा आंकड़ा सामने आ चुका है। आपको बता दें कि दूसरे दिन की परीक्षा में करीब 20% अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए हैं। दोनों पालियों को मिलाकर करीब 20% अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। दूसरे दिन की बात करें तो कुल 1,67,130 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। दोनों पालियों को मिलाकर कुल 8,24,573 एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए थे, जबकि 6,57,443 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। दोनों पालियों को मिलाकर कुल 72 अभ्यर्थी संदिग्ध या गलत पाए गए हैं। पहली पाली के लिए कुल 4,12,155 कैंडिडेट एडमिट कार्ड डाउनलोड किए गए थे, जबकि 3,21,322 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। बता दें कि पहली पाली में 30 अभ्यर्थी संदिग्ध या गलत पाए गए। दूसरी पाली की बात करें तो 4,12,418 एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए थे, जबकि 3,36,121 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। बता दें कि दूसरी पाली में 42 अभ्यर्थी संदिग्ध या गलत पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज दूसरे दिन भी जारी रही है। इसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। डीजीपी ने कहा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांति से परीक्षा हो रही है और अब तक पूरे उत्तर प्रदेश से कहीं गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। परीक्षा के पहले दिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और संदिग्ध पर पुलिस की नजर बनी हुई है। सभी ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जिससे कि परीक्षा की शुचिता और अक्षुण्ण रखी जाए और अभी तक किसी भी तरीके की गड़बड़ी की शिकायत नहीं है। कल ऐसे 5 लोग पकड़े गए थे जिनके पास से कुछ जैसे कोई ऐसी डिवाइस मिल गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई। सहारनपुर में पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक वो फर्जी डॉक्यूमेंट पर एग्जाम दे रहा था। आरोपी बुलंदशहर का रहने वाला है और जेबी जैन डिग्री कॉलेज से उसे गिरफ्तार किया गया है। जेबी जैन जो कॉलेज है प्रद्युमन नगर का, उसके सेंटर में सेकंड शिफ्ट की बात है। ये जो वहां पे सेंटर इंचार्ज है वो सूचना देते हैं कि भर्ती बोर्ड से एक इन्फॉर्मेशन आई है कि वहां पे एक अभ्यर्थी बैठा है जिसका नाम रवि कुमार है। उसका जो डेटा मिसमैच आ रहा है, जो उसने बायोमेट्रिक कराए हैं, और जब उसमें हमने पूछताछ करनी स्टार्ट करी उस अभ्यर्थी से तो पता चला कि उसका असली नाम धीरज कुमार है, वो रहने वाला बुलंदशहर का है और उसने अपनी एज को कम कराने के लिए 10 साल कम कराने के लिए उसने पूरी डिफरेंट आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करी थी और इसी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ में पेपर आउट कराने के नाम पर ठगी हुई है। एसटीएफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के मोबाइल से वसूली की डिटेल मिली है। पुराना पेपर एडिट कर कैंडिडेट को बेचा गया। 1 लाख रुपए में पेपर देने के नाम पर ठगी का आरोप है। गिरोह का मास्टरमाइंड अभय श्रीवास्तव फरार है। खबर कानपुर से है, जहां परीक्षा देने आए अभ्यर्थी एग्जाम देने के बाद घर वापसी के लिए निकले। जहां रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ दिखाई दी। स्लीपर कोच और जनरल डिब्बे सारे फुल थे। आरपीएफ और जीआरपी पुलिस भी एक्टिव दिखी। सेंट्रल स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों में अभ्यर्थियों पर नजर रखे हुई थी। इस मौके पर न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर रहा और हालात का जायजा लिया। दूसरे दिन की दूसरी पाली भी समाप्त हो चुकी है और ऐसे में कानपुर में ट्रेनों में यात्री या कहा जाए अभ्यर्थियों का अच्छा खासा
रश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एसी के कोच में सब न्यूज़ 18 टीम है, ये छात्र हैं, अभ्यर्थी जो घूम कई जगह से आ रहे हैं। सर कितनी दिक्कतें आ रही हैं सर? बहुत दिक्कतें हो रही हैं सर। खड़े होकर जाना पड़ रहा है जी सर। आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एसी के कोच में कैसे, जहाँ तक अगर कैमरे की नज़र जा रही है, देखिए एसी कोच है, कैसे अभ्यर्थी परेशान, और एसी टू टियर में किस तरह जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है एक स्टूडेंट्स, और ये वो लोग हैं जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन से आए, इनको कितनी तकलीफ हो रही है, जबकि हालांकि ट्रेन सर कितनी दिक्कतें आ रही हैं? बहुत ज़्यादा कितनी दिक्कत आ रही है, हम कुछ से ज़्यादा हमें मतलब पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल पा रही कहीं पे भी, हाथ निकाल के बाहर निकाल देते ट्रेन से। तो देख सकते हैं कि अभी ये स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं जो सेकंड पाली को लेकर निकले, और एसी के कोच में किस प्रकार का रश है ये देखा जा सकता है। और ऐसे में रेलवे ने भले ही 7 से 8 ट्रेन स्पेशल चलाई हैं, सुबह के शिफ्ट में, सेकंड पाली में, दोनों में चल रही है, मगर रश बरकरार है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन पर सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी बताते हुए राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। सीएम योगी ने पूछा है कि क्या कांग्रेस धारा 370 वापस लाकर कश्मीर को अशांति के दौर में धकेलना चाहती है। श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस अलगाववाद के साथ है। भूपेन्द्र चौधरी ने कांग्रेस नेताओं से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन को लेकर पूछा कि क्या कांग्रेस 370 दोबारा लागू करना चाहती है। अलगाववादी अब्दुल्ला परिवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए गठबंधन किया। समाजवादी पार्टी का भी इस नापाक गठबंधन को समर्थन है। मेरा आप सबके माध्यम से श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी से सवाल है, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? इसका जवाब आप सबके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से चाहिए। कश्मीर को लेकर बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाने के पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला मंत्री बने थे। क्या तब जम्मू कश्मीर में 2 झंडे और 2 कानून नहीं थे? नेताओं को च्यवनप्राश खाना चाहिए, याददाश्त बढ़ाने की दवा खानी चाहिए। भूल गए यही फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। तब का 2 झंडे नहीं थे, 2 कानून नहीं थे। गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बड़ा बयान सामने आया। नक्सलवाद पर बड़ा हमला बोला है। मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। 4 दशकों में पहली बार नक्सलवाद में गिरावट।
वामपंथी उग्रवाद का सफाया करेंगे, अमित शाह ने इस बात को कहा है। तो 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जातीय जनगणना से बच रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना कराना बेहद जरूरी है, जातीय जनगणना को रोका नहीं जा सकता। तो प्रयागराज में राहुल गांधी ने यहां पर यह बोला है कि जातीय जनगणना को रोका नहीं जा सकता। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जातीय जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है। आप इसको मिटा दो तो हिंदुस्तान में एक संस्था नहीं बचेगा, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बचेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं बचेगा। जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से फायदा मिला, वो 5-10 साल में सब खत्म हो जाएगा। तो जाति जनगणना जो है वो इसको मजबूत करने का काम है। ये आप समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हम कर रहे हैं जाति जनगणना के थ्रू। क्यों? क्योंकि इसको 10% ने नहीं बनाया, इसको 100% ने बनाया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसकी सबसे ज्यादा रक्षा आप लोग करते हैं। इसकी रक्षा गरीब करते हैं, किसान करते हैं, मजदूर करते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, इसकी रक्षा ये करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने राहुल गांधी के प्रयागराज में संविधान सम्मेलन में शामिल होने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा संविधान की हत्या इन्हीं की दादी के समय में हुई थी, इसलिए अब जनता इनके भ्रम में नहीं फंसेगी। गांधी जी अपने दादी के कार्यकाल को देख लें, उनके कार्यकाल में संविधान में जितने परिवर्तन हुए कभी भी इतिहास में इतने परिवर्तन नहीं हुए देखने को मिले। और संविधान की वो बात करते हैं, हमारे लोकसभा में, सदन में राहुल गांधी से ये पूछा गया था कि संविधान में पेज कितने हैं, बता नहीं पाए थे। संविधान की वो चर्चा करते हैं जिन्होंने संविधान की हत्याएं की हैं। मायावती ने अखिलेश यादव का आभार जताया। मायावती ने एक्स पर लिखा, अखिलेश ने बीएसपी की ईमानदारी को माना। अखिलेश यादव ने एक्स पर बीजेपी विधायक की टिप्पणी का विरोध किया था। दरअसल भाजपा के एक विधायक ने मायावती पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, इसी को लेकर अखिलेश यादव ने विरोध किया था, जिसका मायावती ने आभार जताया है। दरअसल अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि एक बीजेपी विधायक द्वारा पूर्व महिला मुख्यमंत्री के लिए कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खासतौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। राजनीति मतभेद अपनी जगह होते हैं, और लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है।
वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और मायावती पर निशाना साधा। केशव मौर्य ने ट्वीट में लिखा, मायावती यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और देश की वरिष्ठ नेता हैं। सैद्धांतिक तौर से बीजेपी सभी विपक्षी नेताओं का सम्मान करती है। अखिलेश यादव आपकी समाजवादी पार्टी का इतिहास ओबीसी एससी एसटी के समाज के धुर विरोधी का है। गेस्ट हाउस कांड याद है तो पहले उसके लिए माफी मांग लें। मायावती और अखिलेश के साथ आने के सवाल पर वाराणसी में सपा महासचिव रामोचल राजभर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रदेश के हित में कुछ भी हो सकता है। प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। देखिए, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, हर चीज संभव है और असंभव दोनों है, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। देश के हित में, प्रदेश के हित में, और जिस तरह युवा नौजवान बेरोजगार भाई बहन सड़कों पर टहल रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा, बहनों को न्याय नहीं मिल रहा, किसान पीड़ित है, गरीब मजदूर छात्र सब पीड़ित हैं, तो संभव उनको न्याय दिलाने के लिए संभव हो सकता है। सरकार के बुलडोजर एक्शन पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, ये न्याय नहीं है, ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वो न तो समाज का कल्याण कर सकता है, न ही देश का। बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बुलडोजर संस्कृति बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों का संज्ञान लेना चाहिए। पूर्ण घटनाएं और देश के अंदर ये जो बुलडोजर संस्कृति पनप रही है, ये देश के कानून को रौंदने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो संज्ञान लेना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि किस प्रकार ना अदालत, ना पेशी और सीधे कार्रवाई। और हद हो गई मध्य प्रदेश के अंदर, बिल्डिंग तो तोड़ी अवैध बना करके एक रात में ही बिल्डिंग अवैध हो गई। बिल्डिंग के साथ जो गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी और जो घर थे, घर में सामान रखा था, उसको भी निकालने की मोहलत नहीं दी और एक तरफा सीधे बुलडोजर चला करके तबाह और बर्बाद कर दिया। मेरठ में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक आसिफ पर एक हिंदू नवविवाहिता को घर से भगा ले जाने का आरोप लगा है। दोनों कोर्ट मैरिज करने के लिए कचहरी पहुंचे थे, जहां महिला के घरवालों ने दोनों की पिटाई की। फिर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी आसिफ को हिरासत में ले लिया है। आरोपी की पहले ही 2 बार शादी हो चुकी है। हमें कुछ पता नहीं। 10 दिन 15 मार्च को शाम 4 बजे हमारी बेटी चली गई। हमें पता चला थोड़ा थोड़ा कि कोई मुस्लिम लड़का है, और हमने शादी भी की थी अभी 25 अप्रैल को, 4 महीने पहले। कहाँ शादी की थी मोदी नगर। तो कैसे पता चला आपकी बेटी के साथ में? क्या पता चला कि आपकी बेटी यहाँ आ गई है? अब यहाँ आई हुई थी सावन की वजह से, घर पे आई हुई थी हमारे पास। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का आरोप एक शख्स पर लगाए। फैसल नाम के शख्स पर महिला को बरगलाने का आरोप है। महिला एक प्राइवेट स्कूल में काम किया करती थी। उसी स्कूल में फैसल एचआर के पद पर तैनात था। आरोप के मुताबिक फैसल ने पहले महिला से मेलजोल बढ़ाया और फिर प्रेम जाल में फंसाकर महिला से वो सब कराने लगा जो वो चाहता था। महिला नमाज रोजे भी रखने लगी। जब इसकी जानकारी महिला के परिवार के लोगों को हुई तो परिवार ने कविनगर थाने में शिकायत दी। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी फैसल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
तो इस तरह से मामला जब उसके पति को मिलता है तो पति यहाँ पे एक अभियोग दर्ज कराती है और सारे उसमें साक्ष्य जब मिलते हैं, उसके चैट्स वगैरह देखे जाते हैं तो उसमें बड़ा गंभीर पाया जाता है कि किस तरह से उसने उसका माइंड वॉश करके पूरा उसका धर्म परिवर्तन कर दिया है। इस आधार पे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम जो है उसके तहत अभियोग दर्ज किया गया और आरोपी फैजल खान को गिरफ्तार करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बागपत में एक मंदिर से चोरों ने दान पात्र से नकदी की चोरी की है। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मामला थाना दोघट थाना क्षेत्र का है। बागपत के नागेश्वर बाबा के मंदिर में 3 चोर घुसे और चोरों ने मंदिर में रखे एक दान पात्र का ताला तोड़कर उसके अंदर से हजारों रुपयों की नकदी चोरी कर ली और मौके से फरार हो गए। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी वारदात वहां पर हुई है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चित्रकूट के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते धारकुंडी आश्रम में पानी का सैलाब आ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। वायरल वीडियो यूपी एमपी की सीमा पर बने धारकुंडी आश्रम का है, जहां पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते मध्य प्रदेश की तरफ से बरसाती पहाड़ों का पानी अचानक सैलाब बनकर धारकुंडी आश्रम घुस गया। मेरठ में आज समाजवादी पार्टी का कार्यालय जंग का मैदान बन गया। मेरठ के जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव गुट में मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। उनके सामने ही सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। संविधान मान स्तंभ स्थापना कार्यक्रम में मारपीट हुई है। मऊ से खबर है, जहां पर मिठाई की दुकान में काम करने वाले सफाई कर्मी की 4 दबंगों ने पिटाई कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मारपीट के बाद सफाई कर्मी को गाड़ी में उठाकर ले गए। अब पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। घायल शख्स का आरोप है कि पत्नी के प्रेमी ने साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की और पुल से नीचे फेंकने की धमकी दी। ये आरोपी बिजली विभाग के ठेकेदार बताए जा रहे हैं। मामला जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मथुरा से बड़ी खबर है, जहां पर अमोल पहलवान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कृष्णा, अरुण, रामबाबू, सत्यवीर और भरतों को गिरफ्तार किया गया। हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए 2 हथियार भी पुलिस को मिले हैं। एक लाइसेंसी पिस्टल और अवैध दुनाली बंदूक बरामद की गई है। अमोल पहलवान पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायर किए गए थे। बता दें कि थाना शेरगढ़ के पेगांव गांव में शुक्रवार को दिनदहाड़े पंचायत में अमोल पहलवान की गोली मारकर हत्या की गई थी। अमोल पहलवान जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था। इसमें जो तहरीर प्राप्त हुई उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अवगत कराना चाहेंगे कि त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे घटना में शामिल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसमें 2 असलहों की भी बरामदगी पुलिस ने की है। प्रभावी विवेचना करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और माननीय न्यायालय में पैरवी करते हुए इनको सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी भी सुनिश्चित की जाएगी। खबर अयोध्या से है। उधार न देने पर सेल्समैन की कुछ लोगों ने पिटाई की है। सेल्समैन की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना महाराजगंज का मामला बताया जा रहा है कि वीडियो 2 दिन पुराना है। तो न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।